नमस्कार। आज हम वक्त में पीछे चलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया की खोज में जो हजारों साल पहले अपने शिखर पर थी, पर आज भी सच कहूं तो रहस्यों से घिरी हुई है। हम बात कर रहे हैं कांस्य युग की एक बहुत ही विशाल और उन्नत सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की। चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और इसकी शुरुआत होती है इस छोटी सी चीज से, एक हड़प्पाई मोहर। ये मोहरें सेलखड़ी नाम के एक मुलायम पत्थर से बनी हैं और इन पर जो लिखा है ना, उसे आज तक दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं पढ़ पाए हैं। ये एक पहेली की तरह है जो हमें उस पुरानी खोई हुई दुनिया की एक झलक दिखाती है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम एक तरह से एक पुरातात्विक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम इस सभ्यता से परिचय करेंगे, उनके हैरान कर देने वाले शहरों को देखेंगे, ये भी समझेंगे कि वे अपना जीवन चलाते कैसे थे, उनके व्यापार और कला की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उनका अंत इतने रहस्यमयी तरीके से कैसे हुआ। तो ये हड़प्पावासी आखिर थे कौन? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जो सिंधु नदी के किनारे फली फूली। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि कांस्य युग की एक महाशक्ति थी। ये मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी मशहूर सभ्यताओं के समय ही मौजूद थी। पर मजे की बात यह है कि क्षेत्रफल में उन दोनों को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। अगर हम इनकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता अपने चरम पर पहुंची। इसे विकसित हड़प्पा चरण कहते हैं। यही वो दौर था जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शानदार शहर बसे। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बदलना शुरू हुआ और ये महान सभ्यता धीरे धीरे खत्म होने लगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हड़प्पा सभ्यता के सबसे हैरान कर देने वाले पहलुओं में से एक को देखते हैं। वो है उनकी अविश्वसनीय रूप से मॉडर्न शहरी योजना। ये शहर यूं ही नहीं बस गए थे, बल्कि इन्हें बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया था। तो एक हड़प्पा शहर को क्या खास बनाता था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये प्लैन्ड सिटीज थीं। शहर को आमतौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक ऊंचाई पर बना हिस्सा जिसे दुर्ग कहते थे, और दूसरा निचला शहर। और शायद सबसे कमाल की बात थी इनकी ड्रेनेज सिस्टम, जो उस जमाने के हिसाब से वाकई में बहुत ज्यादा एडवांस थे। और यहाँ कुछ ऐसा है जो सच में दिमाग चकरा देता है। सड़कें एकदम सीधी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, यानी समकोण पर काटती थी। इससे एक ग्रिड जैसा पैटर्न बनता था। जरा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले इस लेवल की प्लानिंग और एक्यूरेसी, ये तो किसी आज के मॉडर्न शहर के नक्शे जैसा लगता है। और जरा इस शानदार ढांचे को देखिए, ये है मोहनजोदड़ो का मशहूर विशाल स्नानागार। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, इसे बनाने में ईंटों और खास तरह के गारे का इस्तेमाल हुआ था ताकि पानी जरा भी लीक ना हो। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था, जो ये दिखाता है कि उनके समाज में पानी की कितनी अहमियत रही होगी। ठीक है, शहर तो कमाल के थे ही, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और व्यवस्थित शहरों में रहने वाली इतनी बड़ी आबादी अपना पेट कैसे भरती थी? वो खाते क्या थे और उसे उगाते कैसे थे? चलिए जरा उनकी खेती और खानपान की रणनीतियों को समझते हैं। देखिए, जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि उनका खानपान बहुत विविध था। वो गेहूं, जौ, दाल और बाजरा जैसी कई फसलें उगाते थे। साथ ही वो भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों को भी पालते थे और मछली भी पकड़ते थे। ये सब एक आत्मनिर्भर और खुशहाल समाज की निशानी है। तो इनकी सफलता का राज क्या था? वो था इनकी स्मार्ट खेतीबाड़ी। वो सिर्फ मेहनत ही नहीं करते थे, बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करते थे। हमें सबूत मिले हैं कि वो खेतों की जुताई के लिए बैलों से चलने वाले हल का इस्तेमाल करते थे। इतना ही नहीं, वो सिंचाई के लिए नहरों जैसी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स का भी उपयोग करते थे, ताकि फसलों को पूरा पानी मिले, चाहे मौसम कोई भी हो। अब हम हड़प्पाई अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं, जो उनके शानदार शिल्प कौशल और उनके बड़े व्यापार नेटवर्क पर टिकी थी। वो सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि बहुत ही माहिर कारीगर भी थे। मन के बनाना उनका एक बहुत ही खास हुनर था। और ये कोई मामूली मोती नहीं थे। कार्नेलियन जैसे लाल रंग के कीमती पत्थरों को काटकर, घिसकर और फिर उनमें बड़ी सफाई से छेद करके ये खूबसूरत मनके तैयार किए जाते थे। सोचिए, ये प्रक्रिया कितनी जटिल और कुशल रही होगी, जो उनके धैर्य और कारीगरी को दिखाती है।
वे सिर्फ पत्थर का ही नहीं बल्कि तांबा, कांसा, सोना, शंख और मिट्टी जैसी कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते थे। यह दिखाता है कि उनके पास अलग अलग तरह के कच्चे माल तक पहुंच थी, जिसमें से कुछ तो स्थानीय था और कुछ बहुत दूर दराज से लाया जाता था। और दिलचस्प बात यह है कि उत्पादन के केंद्र स्पेशलाइज्ड थे, ठीक किसी आज के इंडस्ट्रियल एरिया की तरह। जैसे नागेश्वर और बालाकोट में हमें शंख से बनी चीजें मिलती हैं, तो राजस्थान के खेतड़ी इलाके से तांबा आता था और दूर दक्षिण भारत से सोना। ये एक बहुत ही संगठित उत्पादन और वितरण प्रणाली की ओर इशारा करता है। और उनका व्यापार सिर्फ अपने इलाके तक ही सीमित नहीं था। हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक मिली हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वे समंदर और जमीन के रास्ते लंबी दूरी का व्यापार करने में माहिर थे। चलिए, अब हड़प्पा संस्कृति के सबसे रहस्यमयी पहलुओं में गोता लगाते हैं। उनकी लिखावट, उनके प्रतीक और उनकी मान्यताओं के बारे में हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जैसा कि हमने शुरू में देखा, उनकी लिपि एक अनसुलझी पहेली है। सोचिए, एक पूरी की पूरी भाषा जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। इसमें करीब 400 अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए ये तय है कि ये वर्णमाला पर आधारित नहीं थी। ज्यादातर लिखावट मोहरों पर मिली है, लेकिन बहुत छोटी छोटी, शायद किसी का नाम या पदवी। अगर हम इसे समझ पाते तो ये हमें उनके बारे में कितना कुछ बता सकती थी। हमें उनके शासकों के बारे में भी कोई पक्की जानकारी नहीं है। कोई बड़े बड़े महल या मकबरे नहीं मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से मिली ये मशहूर मूर्ति, जिसे पुरातत्वविदों ने पुरोहित राजा का नाम दिया है, हमें शायद उनके समाज के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की एक झलक देती है। इसके शांत और गरिमापूर्ण भाव और सजे हुए कपड़ों को देखिए, शायद ये कोई शासक था या कोई बड़ा धार्मिक गुरु। और अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी शक्तिशाली और संगठित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? इतने एडवांस शहर वीरान क्यों हो गए? इस पर पुरातत्वविदों ने कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन कोई एक जवाब नहीं है। कुछ मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सरस्वती जैसी जरूरी नदियां सूख गई, जिससे उनकी खेती तबाह हो गई। कुछ कहते हैं कि बहुत ज्यादा बाढ़ या जंगलों की कटाई इसका कारण बनी। ये भी हो सकता है कि कोई एक कारण ना हो, बल्कि इन सब ने मिलकर इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। और यही सवाल है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। उन मुहरों और बर्तनों पर लिखे छोटे छोटे संदेशों में आखिर क्या छिपा है? अगर हम कभी उस लिपि को पढ़ पाएं तो शायद हम इस खोई हुई दुनिया की पूरी कहानी जान पाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आज भी मिट्टी के नीचे दबी हुई है और अपने रहस्यों के खुलने का इंतजार कर रही है।